मैं दुबई से छुट्टी पर आया तो कड़ी ठंड में घर वाले हीटर के मज़े लेते और मेरी पत्नी इतनी ठंड में सबके कपड़े धो रही होती और उनके लिए खाने बनाती। ये सब देखकर मैंने माँ से कहा कि बाकी लोगों को बोलो अपने काम खुद किया करें। तो माँ ने बवाल मचा दिया कि हम लोग अब तुम पर बोझ बन गए हैं, तो हमें घर से निकाल दो। अगली सुबह नाश्ता देते समय सर्दी की वजह से पत्नी से ट्रे गिर गई तो माँ ने गालियाँ देना शुरू कर दी। तो मैं कमरे से बाहर आया और पत्नी का हाथ पकड़कर, माँ ये उपहार मैं आपके लिए लाया हूँ, दीदी ये आपके लिए है, भाई ये आपके लिए है। मैं एक एक करके सबको गिफ्ट्स देता जा रहा था। 5 साल बाद दुबई से वापस आया था और सबके लिए ढेरों शॉपिंग करके आया था। माँ के लिए सोने के कड़े लाया था, दीदी के लिए सोने के झुमके और उनके बेटे के लिए खूबसूरत इम्पोर्टेड खिलौना खिलौना कार लेकर आया था। भाई भाभी के लिए भी सोने की अंगूठी और उनके बच्चों के लिए खिलौने और चॉकलेट्स लेकर आया था। सब लोग अपने अपने गिफ्ट्स लेकर बहुत खुश हुए थे। जब मेरी नज़र सोने के सेट पर पड़ी, वो मैं अपनी पत्नी के लिए उपहार के तौर पर लेकर आया था। उसके लिए सबसे ज़्यादा गिफ्ट लिए थे, सोने का सेट लिया था, कड़े बनवाए थे, अंगूठी बनवाई थी, परफ्यूम लिया था, कपड़े और कुछ ब्रांडेड लोशन और क्रीम वगैरह ली थी। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और मैं चाहता था कि ये चीज़ इस्तेमाल करने के बाद उसकी सुंदरता में और निखार आ जाए। मैं जितने दिन उसके पास आऊँ उससे खुशबू आती रहे। माँ मधु कहाँ है, कब से देख रहा हूँ लेकिन वो नज़र ही नहीं आई। आखिरकार मैंने माँ से पूछ लिया। उन्होंने कहा कि वो पिछले आंगन में कपड़े धो रही है, पता नहीं पूरे हुए हैं या नहीं। एक तो सुस्त बहुत है तुम्हारी पत्नी, सुबह से लगी हुई है मगर अभी तक कपड़े नहीं धुले। माँ इतनी कड़ी ठंड है और आपने उसे कपड़े धोने के लिए लगाया हुआ है, कोई काम वाली रख लेती या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेकर दी होती, उसमें कपड़े धो लेती। इतने भी क्या कपड़े थे कि उसे धोने में इतनी देर हो गई। बेटा असल में हम सबके कपड़े धो रही है ना, इस वजह से दो देर हो गई है। मैंने चौंक कर माँ की तरफ देखा। वो सबके कपड़े क्यों धो रही थी? हद से ज़्यादा सर्दी थी। सब घर वाले हीटर वाले कमरे में भी कंबल में दुबक कर बैठे हुए थे। ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली के मज़े लिए जा रहे थे, बातें हो रही थीं और मेरी पत्नी बाहर कपड़े धो रही थी। मुझे 3 से 4 घंटे हो गए थे घर आए हुए और मुझे वो नज़र तक नहीं आई थी, यहाँ तक कि मिलने भी नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे आने का पता ही ना हो। माँ क्या मधु को पता है कि मैं आया हूँ? मेरी बात सुनकर माँ गड़बड़ा गई और कहने लगी, हाँ हाँ पता ही होगा, तुमने बताया नहीं था क्या? मैंने कहा नहीं माँ, मेरी तो 1.5 महीने से उससे बात ही नहीं हुई। याद है आप ही ने आखिरी बार बात करवाई थी, उसके बाद कहाँ आप बात करवाती थी? कहती थी कि अपने मायके गई हुई है या किसी पड़ोसी के घर का कह देती थी। मेरी बात सुनकर माँ का रंग उड़ गया था मगर उन्होंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, अरे कैसी पत्नी है जिसे पति के आने की खबर नहीं हुई? हम होते थे तुम्हारे पिताजी बाहर खड़े होते थे और हमें पता चल जाता था कि वो आए हुए हैं। जाओ शिवानी, तुम जाकर देखो कि उसने कपड़े धोए हैं या नहीं, उसे बताओ कि तुम्हारा पति आया हुआ है। माँ ने मुझे जवाब दिया। इसके साथ ही भाभी से कहा जो सामने बैठी हुई थी। वो हाँ में सिर हिलाते हुए अपना सामान उठाकर वहाँ से चली गई। मैं अपने कमरे में चला गया और थोड़ी देर बाद मधु भी कमरे में आ गई। मुझे देखते ही मुझसे लिपट गई, आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, आप आए हैं? आने से पहले बताया तक नहीं, बता देते तो मैं कुछ तैयारी कर लेती, आपकी पसंद का खाना बना लेती या कम से कम अपनी हालत ही ठीक कर लेती। वो रो रही थी और साथ ही शिकायत कर रही थी। मैंने माँ की बात उसे बताकर उसका दिल बुरा करने के बजाय यही ठीक समझा कि इससे झूठ कह दूं। मैंने कहा मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अगर तुम्हें बताकर आता तो तुम्हारे चेहरे पर यह अनोखी खुशी कैसे देखता। तुम कभी हंस रही हो, कभी रो रही हो, कम से कम कसम से बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी बात सुनकर रोते रोते उसने अपने आंसू साफ किए और एक बार फिर मेरे गले लग गई। कहने लगी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया। इसी तरह प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए शाम हो गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सीधे होकर बैठे तो माँ कमरे में आई और कहने लगी, मधु खाना बना लो उठकर, देख नहीं रही कितनी रात हो गई है, सब लोग बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि खाना कब मिलेगा और यहाँ पर खाना बनना ही शुरू नहीं हुआ। मुझे तो लगा था तुम किचन में होगी और खाना बन चुका होगा। मधु एकदम हड़बड़ा गई, कहने लगी, जी जी माँ जी, अभी उठकर बनाती हूँ।
मोहित आए हुए थे और इनके साथ बैठी थी। समय गुजरने का पता ही नहीं चला। माँ ने कड़े तेवरों से उसकी तरफ देखा, मगर मुझे देखता पाकर फिर से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक कर लिए। मोहित, मैं खाना बना लूंगी, जल्दी बना लूंगी, फिर हम दोबारा बातें करेंगे। माँ ने फिर से उसे घूरा तो वह जल्दी से कमरे से बाहर चली गई और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। मैं भी उठकर बाहर लाउंज में आ गया। सब लोग वहीं पर बैठे हुए थे, बीच में हीटर लगा हुआ था और बातों में व्यस्त थे। सबने मुझे भी अपने पास बिठा लिया। मैंने यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा नोट की थी। दीदी, दोनों भाभियाँ, माँ, सब लोग फ्री बैठे हुए थे, जबकि मधु अकेली किचन में लगी हुई थी और वहाँ कोई नौकरानी भी नज़र नहीं आ रही थी। माँ, मधु अकेले खाना बना रही है। भाभी, दीदी, आप में से कोई उठकर उसकी हेल्प कर दे ताकि खाना जल्दी बन जाए। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैंने ये सवाल करने के बजाय कि वो अकेले खाना क्यों बना रही है, मधु की मुश्किल आसान की थी ताकि उसकी हेल्प हो जाए और वह जल्दी से फ्री होकर मेरे पास आ जाए। इतने सालों बाद मैं आया था। उसे जुदाई का एक पल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे समय ही नहीं मिल रहा था मेरे लिए। पहले वो पूरा दिन कपड़े धोने में बिजी रही थी, अब खाना बना रही थी और बाद में किचन समेटने लग जाती, बर्तन धोने लग जाती। इसी तरह करते हुए वो जब तक कमरे में आती, शायद मैं थक कर सो चुका होता। मेरी बात सुनकर एक भाभी मुंह बनाते हुए उठ गई थी, जबकि दूसरी ढीठ बनी हुई बैठी रही थी। उसने जाकर मधु की हेल्प करवाई। खाना बनने के बाद खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर बेचैनी से मधु का इंतज़ार करने लगा, मगर घंटा बीत चुका था और मधु नहीं आई थी। आखिरकार मैं खुद ही तंग आकर कमरे से बाहर निकला और सीधा किचन में चला गया, क्योंकि मैं जानता था वो यही होगी और यही बात सच साबित हुई थी। वो किचन में बर्तनों के ढेर के साथ खड़ी थी। एक तरफ काफ़ी सारे बर्तन धुले हुए रखे थे, मगर बहुत सारे बर्तन थे जो धोने वाले थे। मधु, तुम अकेली बर्तन क्यों धो रही हो? काम वाली कहाँ है? और भाभी को ही बुला लेती, वो तुम्हारी हेल्प करवा देती। तब मधु ने सर झुका लिया और कहने लगी, कोई बात नहीं, थोड़े से ही बर्तन हैं, मैं धोकर आ जाती हूँ। आप सोना जाइएगा, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। उसने प्यार भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। तो मैंने उसका सर थपका और उसके साथ बर्तन धुलवाने लगा। अरे आप क्या कर रहे हैं? जाइए ना, मैं खुद ही बर्तन धो लूँगी। ये कोई इतना भी बड़ा या मुश्किल काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा था और किचन से बाहर निकालने की कोशिश की थी, मगर मैं जिद करके वहीं खड़ा रहा और उसके साथ बर्तन धुलवाने के बाद हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आया था। अगली सुबह फिर से सुबह ही सुबह मधु कमरे से चली गई थी। मैंने उससे कहा कि मेरे पास ही लेटी रहो। तब वो कहने लगी कि नहीं, सबके लिए नाश्ता बनाना है और ढेर सारे काम हैं। कामों में देर हो जाए तो माँ जी बहुत ज़्यादा डांटती हैं। उन्हें हर काम टाइम पर और अच्छे से चाहिए होता है, इसलिए मुझे अभी जाना है, वरना मेरी शामत आ जाएगी। आपका क्या होगा? आप तो मज़े से माँ के ही पास लगकर बैठ जाएंगे। वो हंसते हुए कहकर चली गई थी, जबकि मैं सोच में पड़ गया था। घर के लोगों का व्यवहार मेरे लिए अजीब ही था। कोई भी मधु के बारे में बात नहीं करता था, उसका एहसास नहीं करता था। वो अकेली कामों में लगी रहती थी और कोई पूछता तक नहीं था। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मधु के पति की सबसे ज़्यादा कमाई आ रही थी, उसे तो पलकों पर बिठाया जाता, उसके नाज नखरे उठाए जाते। मगर यहाँ पर तो कुछ उल्टा हो रहा था। घर की महारानी से ज़्यादा वो घर की नौकरानी बनी हुई थी और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मधु आज के दौर की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की थी, जो बहुत सुंदर होने के साथ साथ लिबरल भी थी। अपनी बात कह देने के लिए बहुत ज़्यादा बेबाक थी। वो कभी भी किसी का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करती थी और अब घर के कामों में सबके जुल्म बर्दाश्त करते हुए भी वो बिल्कुल चुप थी। कुछ तो ऐसा था जो मेरी नज़रों से ओझल था, जिसके बारे में पता लगाना ज़रूरी था। मैं चुपचाप उठा और कमरे से बाहर निकल गया। मेरी पत्नी अकेले नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। मुझे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। नाश्ता सबको करवाने के बाद उसने बर्तन इकट्ठे करके धोए और फिर सबके कपड़े इकट्ठे करके धोने के लिए निकल गई और यहीं पर मेरा धैर्य ख़त्म हो गया। मैंने कहा, माँ, ये क्या है? क्यों मधु सबके काम करती फिर रही है? चलो खाना वगैरह बनाने तक तो ठीक है, लेकिन इस पर सब लोगों ने इतना बोझ क्यों डाल रखा है? जैसे आपको सर्दी लगती है वैसे इसे भी लगती होगी। मेरा इतना कहना था कि गज़ब हो गया।
मधु ने भीगी आंखों से मेरी तरफ देखा, जबकि मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया था। और माँ ने बोलना शुरू कर दिया, कहने लगी, हाँ हाँ, हम तुम पर बोझ बन गए हैं। अगर इतना बोझ बन गए हैं तो हम अब हमें घर से ही बाहर निकाल दो। माँ तो कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर बस की थी। मैं माँ के कमरे में पास ही बैठ गया, कहने लगा, माँ, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था, लेकिन सब लोग अपने अपने काम किया करें, मधु को भी इंसान समझें। कल से मैं आया हूँ और इसे मेरे पास बैठने के लिए टाइम तक नहीं मिला। इसे भी तो इतनी ही सर्दी लगती होगी ना। मैंने तरीके से बात की तो माँ हाँ कहकर चुप कर गई, लेकिन घूरने वाली नज़रों से बार बार मधु की तरफ देख रही थी। वो अपना काम करने लग गई और रात को जब कमरे में मेरे पास आई तो कहने लगी, मोहित, माँ जी से किसी भी तरह की शिकायत ना करिए, मैं कर लूँगी घर के काम, इतने भी मुश्किल नहीं है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये तुम क्या कह रही हो मधु? वो हंसने लगी। मधु बहुत मॉडर्न थी और जब शादी होकर हमारे घर आई थी तब उसे एक भी काम करना नहीं आता था। मैं हंसा करता था जब वो छोटे छोटे काम के लिए भी इंटरनेट से मदद लिया करती थी। मेरे दुबई जाने के बाद वो सारे काम ऐसे सीख गई थी कि बिना कुछ चूक किए सारे काम करती थी। पहले वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करती थी, अम्मा की डांट भी चुपचाप सह लिया करती थी। इसमें इतना धैर्य कैसे आया? ये बात जब मैंने उससे पूछी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मोहित, समय के साथ हर इंसान बदल जाता है। अगर मैं भी बदल गई हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपना घर बसाने के लिए तो लड़कियां ना जाने क्या कुछ करती हैं। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई थी। आंखों में कोई गहरा दुख नजर आया था। मैंने फौरन नोट किया था, लेकिन जब उससे पूछा तो वो बात बदल गई। कहने लगी, आपको वहम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह मैं अभी सोया हुआ ही था जब मधु कमरे से चली गई थी और मुझे पता भी नहीं चला था। मैं कमरे से बाहर निकला तो एकदम बर्तन टूटने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से आगे बढ़ा, मगर अगला दृश्य देखकर हैरान रह गया। मैं कभी हैरानी से मधु की तरफ देख रहा था तो कभी माँ की तरफ देख रहा था। कभी आंखों देखा झूठ लग रहा था और कानों सुने पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज ठंडक हद से ज़्यादा थी, मगर मधु ने सबके लिए नाश्ता बनाया था और अब सर्दी की वजह से उसके हाथ काँप रहे थे। नाश्ता देते हुए उसके हाथ से नाश्ते के ट्रे गिर गई थी और माँ ने उसे गालियाँ देना शुरू कर दी। माँ ने भी जहालत की हद कर दी थी, उसे उसके माँ बाप तक की गालियाँ दे रही थी। मैं माँ की बातें सुनकर एक पल के लिए हैरान हुआ था और इससे ज़्यादा हैरान मधु के लिए हुआ था, जो चुपचाप अपने माँ बाप के खिलाफ इतनी बातें बर्दाश्त कर रही थी। मुझे वाकई नहीं लगा कि ये वही मधु है जिसे मैं शादी करके अपने घर ले आया था। तब मैं आगे बढ़ा। मुझे अपनी पत्नी की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। भाभियाँ और दीदी सब मधु पर हंस रहे थे। बहन भाई भी सारा तमाशा देखते हुए नाश्ता कर रहे थे। सबके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। मैंने जाकर मधु का हाथ पकड़ा और कहा, आज की बात तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए नाश्ता बनाने की। सब अपने अपने काम खुद कर सकते हैं, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए मैं मधु का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आया। बेड पर बिठाने के बाद मैंने दरवाज़ा लॉक किया और उसे सख्ती से कंधों से पकड़ लिया। कहने लगा, मुझे बताओ क्या बात है जिसकी वजह से तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो? तुम ऐसी तो नहीं थी मधु। तुमने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सज़ा खुद को ऐसे दे रही हो? मुझे बताओ, घर वालों ने ऐसा क्या कह रखा है तुमसे जिसका डर तुम्हें इनके आगे ज़बान खोलने ही नहीं देता? और तुम मुझे भी चुप करवा देती हो, अपने लिए स्टैंड नहीं लेती। मेरी बात सुनकर मधु की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जाकर अपना काम करने दीजिए। आप न जाने कौन कौन से वहम पाल लेते हैं। बस मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के आगे ज़बान चलाऊं या किसी को उसकी बात का जवाब दूं। सबको समय ही उनके बुरे व्यवहार का जवाब दे देगा। ये कहने के बाद मधु उठकर कमरे से बाहर निकल गई और मैंने अपना सर पकड़ लिया। ना तो वो मुझे बताने के लिए तैयार थी और ना ही माँ, लेकिन ज़रूर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल हुई थी और घर वालों ने उसकी इस बात का फ़ायदा उठाना शुरू किया था। बहरहाल मैंने भी सोच लिया था कि जो भी बात है ज़रूर पता लगा कर रहूँगा, लेकिन मुझे कुछ भी पता लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। माँ और भाभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। मुझे वाकई अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मधु मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है
और घर वाले वो तो कम से कम मुझे सच बता सकते थे, मगर सबको ही अपने अपने फ़ायदे की पड़ी हुई थी। यहाँ से जाने के लगभग 1 साल बाद की बात है। घर में कोई आदमी घुस आया था और घर वालों ने मधु पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि तुम्हारा पति इंडिया से बाहर है और तुमसे पति की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए गैर मर्द को कमरे में बुला लिया है। मधु ने सफाइयाँ दी थीं, मगर किसी ने विश्वास नहीं किया था। उल्टा मधु को धमकियाँ देने शुरू कर दी गईं कि वो मुझसे मधु को डाइवोर्स दिलवा देंगे और उसके चरित्र के बारे में मुझे बताएंगे। तभी मधु उनसे दब गई और जैसा जैसा घरवाले कहते गए वो उनकी हर बात मानती गई। मुझसे दूर न होने की खातिर उसने अपने व्यक्तित्व को कहीं पीछे छोड़ दिया था। मुझे खुद पर भी बहुत गुस्सा आया कि मैं अपने घर वालों के बीच उसे छोड़कर चला गया था और कभी उससे उसका हालचाल पूछने की कोशिश ही नहीं की थी। काश मैं उसे अलग से मोबाइल ही दे देता। जब उस पर यह कयामत गुजर रही थी, वो तभी मुझे इस बात से सचेत कर देती। घर वालों ने उसे ब्लैकमेल किया था और वो हो गई थी और उनकी हर बात नौकरानियों की तरह मानने लगी थी। घर वालों को अब भी लगता था कि उस इंसान को मधु ने ही बुलाया था। उनकी नज़र में मधु चरित्रहीन और बदचलन थी जिसके गैर मर्दों के साथ संबंध है। मगर इसके बावजूद घर वालों ने मुझे नहीं बताया था ताकि वो मेरी कमाई खा सकें और मेरी पत्नी को ब्लैकमेल करते हुए सारी ज़िंदगी अपने इशारों पर नचा सकें। मेरे साथ किसी ने वफा नहीं की थी। मैं सर पकड़कर बैठा हुआ था। उसी पल मधु कमरे में आई और कहने लगी, मुझे आपको ज़रूरी बात बतानी है। मैंने उसके सामने ये जाहिर किया कि मुझे कुछ नहीं पता और फिर वो शुरू से आखिर तक सब बातें मुझे बताती गई। कहने लगी, जिसकी आप चाहें मैं उसकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। अपनी बेगुनाही में कोई भी सबूत देने के लिए तैयार हूँ। मेरा विश्वास करें, मैं पापी नहीं हूँ। मेरा उस इंसान के साथ कोई संबंध नहीं था, लेकिन आपके घर वालों ने मुझे इस आदमी की धमकियाँ दे देकर एक बेगुनाह को गुलाम बना लिया। अब मैं जान गई हूँ वो आपके साथ भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अगर वो आपके साथ अच्छे होते तो आपको सच्चाई बताते। वही सच्चाई जिसके बारे में उन्होंने अंधा विश्वास कर रखा है कि मैं बदचलन हूँ, लेकिन उन्होंने आपसे ये बात छुपा ली। वो सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहते हैं और मुझे दबाकर रखना चाहते हैं ताकि आपके पैसों पर अय्याशी कर सकें। मैं इतने समय से आपकी वापसी का ही इंतज़ार कर रही थी। चाहती थी कि आपके जाने से कुछ दिन पहले आपको बता दूंगी, फिर इसका फैसला आपके हाथ में होगा। मगर इससे पहले आपके साथ कुछ समय गुजारूं, कुछ अच्छी यादें बना लूं, ताकि आप मुझे छोड़ भी दें तो ये यादें मेरी ज़िंदगी भर का साथी बन सकें। आप मुझे गलत समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, मुझे छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, मगर मेरी एक बात याद रखिएगा, मैंने उस आदमी को नहीं बुलाया था। मैं शुरू दिन से आपके साथ वफादार हूँ और हमेशा वफादार रहूँगी। मधु की बातें मेरे दिल को झंझोड़ गई थी। मैंने उसे गले लगाया और चुपचाप दुबई वापस चला गया। मधु से भी कुछ नहीं कहा और अपने घर वालों से भी कुछ नहीं। दुबई जाने के बाद मैंने मधु के पेपर्स बनवाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया, क्योंकि अब उसे अपने घर वालों के सहारे पर नहीं छोड़ सकता था। क्योंकि मैं जान गया था कि सारी साजिश मेरे घर वालों ने जानबूझकर की थी। उस आदमी को भी उन्होंने ही बुलाया था ताकि मधु के साथ इल्ज़ाम लगा सकें और उसे दबाकर रख सकें। मैंने अपने घर वालों से सारे नाते तोड़ लिए हैं। ऐसे रिश्ते किस काम के जो सिर्फ मतलब से हों। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।